हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 15 है, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और इस लेक्चर के साथ मैंने 2 डीपीपी भी अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सॉलिड स्टेट से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मैं कल यानी 28 अप्रैल को एट 3 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है, मैं यूट्यूब पर लाइव हूंगा, जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जहां पर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर किसी सॉलिड को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक हमारा होता है कंडक्टर, दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। और इसको हम लोगों ने बैंड थ्योरी के आधार पर इसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सोडियम टाइप और एक जिंक टाइप। जो सोडियम टाइप होता है, जिसके अगर हम लोग आउटर मोस्ट सेल में देखें तो उसके पास एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 3s1। यानी अगर हम लोग सोडियम एटम को देखेंगे तो मैंने बताया था कि सोडियम एटम के लिए ये हमारा 3s1 का ये बैंड है, जो कि आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, जिसको हम लोग वैलेंस बैंड भी कहेंगे, क्योंकि ये सोडियम एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, तो ये हमारा वैलेंस बैंड है। और इसका वैलेंस बैंड जो सोडियम का है वो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। फिर मैंने जिंक बताया था, जिसके आउटर मोस्ट को अगर शेल को देखा जाए तो वो कंप्लीटली फिल्ड है, 3d10 एंड 4s2। तो यहां पर वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ रहता है और कंडक्शन बैंड जो है वो हमारा खाली रहता है। और इसीलिए जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकते हैं। यानी कि मेटल्स जो हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो इंसुलेटर होते हैं इनमें वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ होता है, और जो कंडक्शन बैंड जो खाली होता है, जो एम्प्टी बैंड होता है, उनके बीच में बहुत लार्ज एनर्जी गैप होता है, जिसके कारण एक नॉर्मल बैटरी उसको इतना एनफ एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाता है जिससे उस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सके। यानी जो हम लोग कहेंगे इंसुलेटर जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा होता है। फिर हम लोग एक थर्ड काइंड ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस किए थे, जो हमारा सेमीकंडक्टर था, जिसमें बैलेंस बैंड जो हमारा था वो पूरा भरा हुआ था और कंडक्शन बैंड जो है, जो उसके ऊपर का बैंड था, वो खाली था, और उसके बीच में जो एनर्जी गैप था वो काफी कम था, जिसके कारण क्या होता था कि अगर हम लोग हीट भी देते थे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना शुरू होते थे और हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ने लगता था सेमी कंडक्टर के लिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड था। अब हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि किसी भी सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज कौन सा चार्ज पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो करंट बनता है और वही करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो एटम में भी मूव करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है और अगर वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है तब तो वो एक करंट फॉर्म कर रहा है, और अगर वो करंट फॉर्म करेगा तो इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि हम हर एक इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेट मान सकते हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स में मूव करते हैं। किसके अराउंड? वो न्यूक्लियस के अराउंड भी मूव करते हैं और साथ ही साथ अपने स्पिन पर भी वो मूव करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ इट। हर एक सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन्स। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओरिजिनेट क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण इलेक्ट्रॉन्स है। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। हर इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम में मौजूद है, वो एक प्रकार का छोटा मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, और अगर चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो वो करंट बनाते हैं, और जब भी करंट फ्लो रहेगा तो हम लोगों को उसके चारों ओर मैग्नेटिक
फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक छोटा मैग्नेट है। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहां पर एक नया टर्म आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? तो अभी अगर आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे होंगे तो सर ने आपको पढ़ाया होगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। और उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जो है वो मिलकर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तब हम लोग उसका मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो अगर वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यानी हम लोग उसके लिए भी एक मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है, यानी अगर हम लोग कहें कि अगर करंट हम लोगों का क्लॉकवाइज अगर बह रहा है, करंट क्लॉकवाइज बह रहा है, और अगर ये जो हमारा सर्कुलर लूप है अगर इसका एरिया ए रहा, तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर डिफाइन करते हैं I इंटू ए, यानी करंट इंटू एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। और उसका डायरेक्शन इधर होता है कि अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में है ना अपने पाम को मूव करें तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब है कि अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज में दिखाया गया है कि ये घूम रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट हमारा क्या बन रहा है? करंट हमारा क्लॉकवाइज बन रहा है। और करंट अगर हमारा क्लॉकवाइज बन रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमारा किधर हो गया? नीचे हो गया। इसलिए यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे दिखाया जा रहा है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं यहां पर कि चूंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो वो एक करंट फॉर्म कर रहा है, और अगर वो एक करंट फॉर्म कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए हम लोग एक मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर रहे हैं, और वो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं करंट इनटू एरिया। और अगर वेक्टर है तो वो वेक्टर का एक डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन किधर होगा? तो जिस डायरेक्शन में अगर हम लोग करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम लोग उधर मूव करें तो अगर वो मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे होगा, और अगर वो करंट एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन हो रहा है अपने एक्सिस पर, और ये मूवमेंट यहां पर एंटी क्लॉकवाइज दिखाया जा रहा है, यानी करंट हमारा क्लॉकवाइज बहेगा, और इसीलिए फिर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमारा नीचे हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज है ना मूवमेंट दिखाया गया है, इसका मतलब है हमारा करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट बनेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमारा ऊपर की ओर होगा। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशंस। ये दो प्रकार के मोशंस के कारण होते हैं, एक इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के कारण, और दूसरा इट्स स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, और एक दूसरा जो है वो अपने एक्सिस पे घूमने के कारण है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसके लिए हम लोग एक मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह चूंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और साथ ही साथ वो अपने स्पिन पर भी घूमता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो भी एक करंट बना रहा है, जिसके कारण हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस फील्ड के लिए हम लोग एक मैग्नेटिक है ना मोमेंट डिफाइन कर रहे हैं जो कि करंट इनटू एरिया के बराबर हो रहा है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और उसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे होगा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमारा अपवर्ड होगा। ठीक है, अब हम लोग देखें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग
सॉलिड को जो है वो 5 टाइप्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, है ना। यानी डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। पहला क्या होता है हमारा, फर्स्ट होता है हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, चौथा होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और पांचवा जो होता है वो हमारा तो अब हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर किसी भी सॉलिड को हम लोग 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट होता है हमारा डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, चौथा जो होता है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, और पांचवा जो है हमारा वो फेरीमैग्नेटिक होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किन्हें कहते हैं, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके एटम्स के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है, और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो सब जो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, चाहे वो ऑर्बिटल मोशन के कारण हो या फिर स्पिन के कारण हो। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास जो एटम मिलेगा उसमें कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लेकिन जब ऐसे मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपने अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं जिनका डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। और यही कारण है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो उनको कहा जाता है कि ये मैग्नेटाइज्ड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और इनको जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये वीकली रिपेल्ड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों का हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे मटेरियल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। These are weakly repelled by magnetic field। और ये क्यों weakly repelled होते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है तो ये मैग्नेटाइज टुवर्ड्स लेफ्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग NaCl देखें, Cu+ देखें, Zn2+ देखें, तो ये सब हमारे डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं क्योंकि इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और इसलिए ये वीकली रिपेल्ड होते हैं। तो पहला हमारा था डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें क्या बात याद रखना है कि ऐसे मटेरियल्स के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, और ऐसे मटेरियल्स को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये वीकली रिपेल्ड होंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इनके पास जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, पर ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये सब पहले रैंडमली ओरिएंट रहते हैं और इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे हैं तो नेट जो है वो कोई उसका जो अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारा 0 होगा। लेकिन जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये सारे जो हैं डाइपोल्स वो उसी डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर क्रिएट होता है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे फिर से ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। यानी ऐसे सब्सटेंस को हम लोग परमानेंट मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, इनको मैग्नेटाइज तभी कर सकते हैं जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे तो ये सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स ये फिर सब रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे, जिसके कारण वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके कारण हर एक एटम के पास अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन वो पहले रैंडमली ओरिएंट रहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो उसी तरफ मैग्नेटाइज हो जाते हैं और जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो उनका मैग्नेटाइजेशन फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग परमानेंटली मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोज मटेरियल्स विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। These are weakly attracted by magnetic field, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है O2 कहें तो ये पैरामैग्नेटिक है,
कॉपर 2+ देखें, Fe2+ देखें, Fe3+ देखें, तो ये सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दे आर मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, और ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं जिस डायरेक्शन में हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड मटेरियल यानी फेरो मैग्नेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, अगर हम लोग उनमें देखें तो उनमें एक वर्ड बोला जाता है कि फेरो मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनमें डोमेन स्ट्रक्चर होता है। ये डोमेन स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि अगर हम लोग कहें कि ये एक आयरन का, ये हमारा एक मेटल का ये एक अगर टुकड़ा है, तो अगर हम लोग देखें तो ये कुछ डोमेन्स में बटा हुआ था, है ना। तो ये कुछ जो डोमेन्स में बटा हुआ है, ये ऐसे डोमेन्स में जो बटे हुए थे, उसका कारण अगर हम लोग देखें कि क्या हो जाता है, तो इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब का मैग्नेटिक मोमेंट का एक ही डायरेक्शन होता है, यानी सारे जो एटम्स होते हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है और ये सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, बनाते हैं। फिर अगर ये दूसरा अगर हम लोग डोमेन देखें तो इसमें किसी दूसरे डायरेक्शन में सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन होते हैं। यानी अगर हम लोग डोमेन को देखें तो जो डोमेन में जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो सब, है ना, उनका एक खास डायरेक्शन होता है, पर अलग अलग जो डोमेन होंगे उनका नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम इनको एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये सब एक दूसरे को मिलकर क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। पर जैसे ही हम इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो भी डोमेन्स जो है जिनके डाइपोल, अगर हम लोग का ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, तो सब जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, जो कि फिर अगर हम लोग, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को हटा लें तो भी फिर उनका ये स्ट्रक्चर फिर, है ना, खत्म नहीं हो पाता। यानी हम लोग ऐसे सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो गए? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें डोमेन स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम लोग डोमेन में जितने भी हमारे पास, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट्स है उन सबका डायरेक्शन एक ही होता है, और चूंकि सबका डायरेक्शन एक ही होता है तो ये लोग मिलकर एक नेट बहुत ही, है ना, ज्यादा मैग्नीट्यूड में एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं। पर अगर हम लोग इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये सब मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पर जैसे ही अगर हम लोग इनको, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट का जो अलाइनमेंट है वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा और इससे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, है ना, फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इस ऐसे सब्सटेंस को हम लोग परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग थर्ड फेरोमैग्नेटिज्म देखें तो दीज सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दे कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। यही चीज मैंने यहां पर बताया कि सॉलिड स्टेट में जो मेटल आयंस है वो अलग अलग रीजन में बटे रहते हैं जिनको हम लोग डोमेन कहते हैं, और एक डोमेन में जितने मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं सबका एक ही डायरेक्शन होता है। ठीक है, when thus each domain acts as a tiny magnet, और इसलिए हम लोग हर डोमेन को एक मैग्नेट के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। when the substance is placed in a magnetic field, और जैसे ही हम सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे all the domains get oriented in the direction of the magnetic field, और सभी डोमेन के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएंगे, एंड a strong magnetic effect is produced, और इस कारण से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो क्रिएट हो जाएगा हमारा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, गैडोलिनियम हो गया और क्रोमियम CrO2। ठीक है, और ये दिखाया जा रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स का जो अलाइनमेंट है वो सबका एक ही डायरेक्शन में रहता है ना। कब? जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, इसी में हम लोगों का दो और मटेरियल आता है, एक आता है हमारा फेरी मैग्नेटिक और एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि ये जो डोमेन्स होते हैं इनका जो अलाइनमेंट होता है वो इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल में होता है। ठीक है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, दीज सब्सटेंसेस हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, बट देयर डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड
एंड कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। जैसे कि हमारा MnO हुआ, मैंगनीज ऑक्साइड है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है और ये नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और अगर हम लोग ऐसे सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उनका जो बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि ये सब अलाइनमेंट फिर जो है वो गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक को हीट करें या एंटी फेरोमैग्नेटिक को हीट करें, है ना, तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद इनका जो बिहेवियर है वो डोमेन स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है और ये फिर से पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। एक हमारा और मटेरियल होता है जो होता है हमारा फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो डोमेन्स होते हैं वो इक्वल नंबर में, है ना, उनका अलाइनमेंट होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये एक ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट, एक नीचे, फिर एक ऊपर, और यहाँ पर एक नीचे हो गया, फिर यहाँ पर आप देखिए दो ऊपर हो गया, तो ये इक्वल नंबर में, है ना, अलाइन होते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। तो फेरी मैग्नेटिज्म में हम लोग देखें तो फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द डोमेन्स इन द सब्सटेंस आर aligned in parallel and anti-parallel directions in unequal numbers। ठीक है, they are weakly attracted by magnetic field, क्योंकि सब मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं as compared to ferromagnetic substances, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सबका अलाइनमेंट एक ही तरफ होता है। जैसे कि Fe3O4 हम लोग देखें मैग्नेटाइट, या फिर फेराइट्स लाइक MgFe2O4 और या फिर ZnFe2O4, ये सब जो है वो फेरी मैग्नेटिज्म शो करते हैं, are examples of such substances। These substances also lose ferrimagnetism on heating and becomes paramagnetic। तो हम लोगों ने अभी देखा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर किसी सॉलिड को हम लोग 5 भाग में बांट सकते हैं। डायमैग्नेटिक वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, और उनको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और वो वीकली रिपेल्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखेंगे तो उनमें एटम के पास, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है, पर उनका अलाइनमेंट सब जो होता है रैंडम होता है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो सबका अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो वो फिर से रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं और इसलिए उनको हम लोग परमानेंट मैग्नेटाइज्ड नहीं कर सकते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक या जो फेरी मैग्नेटिक होते हैं उनमें डोमेन स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें हर एक डोमेन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को देखते हैं तो इन सब डोमेन का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में होता है। जब हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक में देखते हैं तो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल में इक्वल नंबर्स में अलाइनमेंट इनका होता है, जबकि फेरी मैग्नेटिक में अगर हम लोग देखें तो जो ये डाइपोल मोमेंट्स हैं, है ना, डोमेन के, ये हमारा अनइक्वल नंबर में पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक ब्रैग्स लॉ देखेंगे। हालांकि ये टॉपिक हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैग्स लॉ पढ़ेंगे। तो ब्रैग्स लॉ क्या है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो पार्टिकल्स जब अरेंज होंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्लेन्स बनेगा, और अगर हम लोग, है ना, ये दो जो एडजेसेंट प्लेन्स हैं अगर उनके बीच में क्या सेपरेशन है, अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं दो, है ना, पैरेलल प्लेन्स के बीच में क्या सेपरेशन है जो एडजेसेंट है, तो हम लोगों को ब्रैग्स लॉ का हम लोग को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ब्रैग्स ने एक इक्वेशन दिया था जिससे हम लोग इस दो एडजेसेंट प्लेन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और उन्होंने इस बात का यूज किया था कि जब भी दो वेव्स आपस में मिलते हैं तो या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और या तो डिस्ट्रक्टिव, और उसके लिए कंडीशन है कि अगर दो वेव इस तरह से मिलते हैं कि उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, अगर वो n लैम्डा के बराबर होता है तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और अगर वो, है ना, n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर अगर होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया और यहां पर एक्सरे से उस पर बम्बार्डिंग किया गया। अब ये एक्सरे है जिसका वेवलेंथ हम लोग लैम्डा है, और ये जब इस एटम से टकरा रहा है तो ये एक्सरे जो है वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एंगल हम लोग थीटा जो है उसको ग्लांसिंग एंगल कह रहे हैं। इंसिडेंट जो एंगल होता है वो नॉर्मल से मेजर किया जाता है। चूंकि ये एंगल हम लोग नॉर्मल से नहीं मेजर कर रहे हैं तो इसको हम लोग इंसिडेंट एंगल नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग ग्लांसिंग एंगल कह रहे हैं। तो ये यहाँ पर थीटा जो है वो ग्लांसिंग एंगल है। तो जब ये रे रिफ्लेक्ट होगा
तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। उसी तरह यहां पर एक और एक्सरे यहां पर आ रहा है और ये इस एटम से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये वेव यहां पर जा रहा है। अब जब ये दोनों वेव को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो ये दोनों वेव या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना सकते हैं या तो डिस्ट्रक्टिव। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितने के बराबर है। तो हम लोग इन दोनों वेव्स का के बीच का पाथ डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो रे यहां पर जो आया और ये जो रे यहां पर आ रहा है, अगर हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर डाले तो इसका मतलब है कि यहां तक दोनों जो रेज हैं उनके बीच में, है ना, कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया यहां तक, उतना ही डिस्टेंस यहां तक इसने भी ट्रेवल किया। फिर ये जब रिफ्लेक्ट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ तो यहां पर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहां से फिर इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस फिर क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि जो ये सेकेंड रे है ये कितना डिस्टेंस अधिक चला है। तो अगर हम लोग देखें तो ये सेकेंड डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस यहां चला और इतना डिस्टेंस यहां चला, तो हमारा ये दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो ये लेंथ हो जाएगा हमारा, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। अब चूंकि हम लोग यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचे हैं और अगर हम लोग इस ट्राइंगल को देखें तो ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें ये जो लेंथ हमारा होगा वो डी होगा, ठीक है। और ये एंगल हमारा अगर थीटा है तो हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, यानी ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ये एंगल क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर साइन थीटा देखें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये लेंथ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि ये लेंथ हमारा डी है। तो अगर हम लोग को इस लेंथ को निकालना है तो ये लेंथ हमारा हो जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको m माने और इसको अगर n मानते हैं और इसको अगर हम लोग p मानते हैं तो साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा वो mn बाई np हो जाएगा। चूंकि np यहां पर d लेंथ है इसीलिए हम लोग mn कह सकते हैं। mn हमारा हो गया d साइन थीटा, जो कि यहां पर दिखाया जा रहा है। तो ये लेंथ भी d साइन थीटा है और ये लेंथ भी d साइन थीटा है, यानी ये जो सेकेंड रे है वो कितना डिस्टेंस अधिक चला, तो ये d साइन थीटा यहां से और d साइन थीटा यहां से, तो जो एक्सेस डिस्टेंस चला यानी जो पाथ डिफरेंस है वो उसका 2d साइन थीटा है। और अगर हम लोगों का ये अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा होगा तो 2d साइन थीटा ही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। यानी ब्रैग्स इक्वेशन जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग में भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं ब्रैग्स लॉ, और ब्रैग्स लॉ है 2d साइन थीटा बराबर क्या है, n लैम्डा, जहां पर d जो है वो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, थीटा जो है वो ग्लांसिंग एंगल है, जितने एंगल से वो सॉलिड के सरफेस को स्ट्राइक किया था, और साथ ही साथ जो है हमारा वो लैम्डा जो है वो एक्सरे का ये वेवलेंथ है। ये हम लोगों का कौन सा रे है हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये हम लोग एक्सरे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और n हमारा जो इंटीजर है जिसका वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। अगर n बराबर 1 होगा तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन कहेंगे, n बराबर 2 होगा तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन करेंगे। तो जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं उसमें नॉर्मली हम लोग n बराबर 1 लेते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन का जिक्र नहीं है तो हम लोग n बराबर 1 लेंगे। तो अगर हमें, है ना, लैम्डा पता है, n पता है और साथ ही साथ अगर थीटा पता है तो हम यहां से दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस d जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ब्रैग्स लॉ की सहायता से हम लोग किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, है ना, डिफरेंट प्लेन्स के बीच का जो है वो हम लोग सेपरेशन को जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम लोगों को वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन और साथ ही साथ ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम लोग किसी सॉलिड पर, है ना, टेम्परेचर या प्रेशर अगर हम लोग चेंज करें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग के पास अगर NaCl एक सॉलिड है जिसका हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है, तो अगर हम लोग प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ाएं तो NaCl जो है उसका जो अभी अरेंजमेंट जो है कि Cl माइनस FCC में है और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में है, अब वो क्या हो जाएगा कि Cl माइनस जो है वो कॉर्नर पर हो जाएगा और Na प्लस जो है वो क्यूबिकल बॉन्ड में आ जाएगा। यानी ये जो NaCl का जो क्रिस्टल है वो CHCl में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि सोडियम सीजियम हो जाएगा, मतलब जो NaCl का जो पहले स्ट्रक्चर था
अब वो NaCl किस स्ट्रक्चर में चला जाएगा, CHCl स्ट्रक्चर में चला जाएगा, जहां Cl- जो है वो कॉर्नर्स पे हो जाएंगे और जो Na+ है वो अब बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे चले जाएंगे। यानी जब हम लोग प्रेशर बनाते हैं या प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो 6:6 जो NaCl का जो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो उसका अब चेंज होकर CHCl यानी 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर में चला जाता है। और उसी तरह अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा घट जाएगा। तो अगर हम लोग CHCl को अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो CHCl का जो स्ट्रक्चर है वो NaCl टाइप हो सकता है, जहां Cl- FCC में चला जाएगा और जो CH+ है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स में चले जाएंगे। यानी अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, और अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों का घटता है। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्यूब में कितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होगा, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक हमारा होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर जैसा कि हम लोग यहां पर ये अगर हम लोग फिगर देखें तो ये हमारा एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है यहां पर, यानी किसी क्यूब में एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, और अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा प्लेन जो उस क्यूब को 2 इक्वल भाग में जो है वो बांट दे। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये एक प्लेन है जो क्यूब को 2 बराबर भाग में बांट दे रहा है। फिर उसी तरह ये एक प्लेन मिलेगा हम लोगों का, फिर यहां पर भी एक प्लेन मिलेगा, तो यहां पर 3 प्लेन मिल रहे हैं। फिर हम लोग को डायगोनली भी एक ये प्लेन मिल रहा है, 4 हो गया। फिर यहां से एक प्लेन होगा जो इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, और फिर हम लोग यहां से अगर देखें तो ये और ये पार्ट दोनों फिर 2 इक्वल भाग में बट गया है, तो हमारा ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। उसके बाद हम लोग उसी तरह यहां से हम लोग डायगोनली अगर यहां चले तो ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। उसके बाद ये अगर यहां से इधर चले तो ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, और उसी तरह फिर यहां से एक डायगोनली प्लेन बनाए तो ये भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि किसी क्यूब में एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है और साथ ही साथ 9 जो है वो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्यूब में कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो किसी भी क्यूब में हमारा जो है वो 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। कैसे? तो अगर हम लोग यहां पर देखें, है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर आप इस क्यूब को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर से सेम अपीयरेंस आएगा। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब है इसके अबाउट अगर हम लोग 360 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये क्यूब जो है वो 4 बार जो है वो सेम अपीयरेंस देगा, हर एक 90 डिग्री पे सेम अपीयरेंस देगा। तो ये हमारा जो है वो 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और ऐसा एक्सिस हम लोगों को ये 2 अपोजिट फेस के अलावा ऐसा एक्सिस हमको इधर भी मिलेगा, और फिर ऐसा एक्सिस ये जो हमारा पीछे का फेस है और ये जो हमारा आगे का फेस है इसके अबाउट भी मिलेगा। यानी हमारे पास 3 ऐसे एक्सिस होंगे जो 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे। उसी तरह अगर हम लोग इस एक्सिस की तरफ अगर देखें और इसके अबाउट अगर हम लोग यहां पर रोटेट करें तो ये हमारा 3-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यानी हर एक 120 डिग्री पे हमारा सेम अपीयरेंस आएगा। और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने एक्सिस होंगे? तो हम लोग जानते हैं हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। तो हम लोगों के पास यहां पर ऐसा यहां पे 3 एक्सिस मिला था, ठीक है, और यहां पर हमारे पास ऐसे ऐसे यहां पर एक यहां से यहां तक बॉडी डायगोनल पे एक एक्सिस मिलेगा, फिर यहां से एक यहां पर के लिए मिलेगा, और फिर इस कॉर्नर से फिर इस नीचे वाले कॉर्नर पे मिलेगा। तो यहां पर हमारे पास 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिला, और यहां पर हमको मिलेगा 3-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसी के बाद अगर अब हम लोग देखें कि अगर हम लोग इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग 180 डिग्री से रोटेट करें, यानी अगर हम लोग 360 डिग्री से रोटेशन देंगे तो 2 बार हमारा सेम अपीयरेंस आएगा। यानी ये जो हमारा एक्सिस हुआ ये 2-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। और ऐसे ऐसे हम लोगों को एक ये एक्सिस मिलेगा, फिर एक इस मिड पॉइंट से ये सामने वाले मिड पॉइंट पे 2 एक्सिस मिलेगा, फिर यहां पर एक ऊपर से ये एक नीचे ये एक 3 एक्सिस मिलेगा, फिर यहां से एक ऊपर से एक नीचे इधर एक 4 एक्सिस मिलेगा, फिर एक ऊपर से नीचे ये 5 एक्सिस मिलेगा, और उसके बाद यहां के सेंटर से इसके सेंटर पे, यानी हमारा 2-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना मिलेगा? 6, है ना। फिर 3-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना मिलेगा? 4, और 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3। इसका मतलब 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया।
9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया और 1 हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, और इसलिए हमारा टोटल जो है वो क्यूब में 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रीज। सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 मिलेगा, 3 रेक्टेंगुलर और 6 डायगोनल प्लेन मिलेंगे, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास 3 मिलेंगे 4 फोल्ड, 4 मिलेंगे 3 फोल्ड, और 6 मिलेंगे हमारे 2 फोल्ड। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों का जो टोटल हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 हो जाएगा, और हम लोगों के पास जो है अब टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगे क्यूबिक सिस्टम में। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कल हम लोग 3 o'clock को एक यूट्यूब पे लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स या जो डाउट्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के साथ मैंने 2 प्रॉब्लम शीट भी अटैच कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।